देखिए, पिछली क्लास में हमने वैद्युत अपघटनी सेल पढ़ लिया था और वैद्युत अपघटन के उदाहरण में हमने अगर गलित NaCl का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर क्या मिलता है और कैथोड पर क्या मिलता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि अगर गलित NaCl का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर सोडियम धातु निक्षेपित होती है। अब आगे हमको पढ़ना है कि अगर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा तब हमको एनोड पर क्या मिलेगा और कैथोड पर क्या मिलेगा। इसके लिए कुछ हमारे पास आयन्स हैं, उनका विसर्जन विभव हमको ऑर्डर याद होना चाहिए। इतना से ही हमारा काम चल जाएगा, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ऑर्डर मतलब देख लीजिएगा। क्लोरीन का विसर्जन विभव मतलब 3 आयनों की तुलना किया गया है, क्लोराइड आयन, हाइड्रॉक्साइड आयन और सल्फेट आयन। तो सबसे कम विसर्जन विभव जो होता है वो क्लोरीन का होता है, उसके बाद हाइड्रॉक्साइड आयन का होता है, उसके बाद सल्फेट आयन का होता है। अगर हाइड्रॉक्साइड आयन और हाइड्रोजन सल्फेट आयन की तुलना की जाए तो विसर्जन विभव हाइड्रोजन सल्फेट का कम होता है। अगर एसीटेट आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन की तुलना की जाए तो एसीटेट आयन का कम होता है। अगर सिल्वर आयन और हाइड्रोनियम आयन की तुलना की जाए तो हाइड्रोनियम आयन का विसर्जन विभव कम होता है। अगर हाइड्रोनियम आयन और सोडियम आयन की तुलना की जाए तो हाइड्रोनियम आयन का विसर्जन विभव सोडियम आयन से कम होता है। और अगर क्यूप्रिक आयन और हाइड्रोनियम आयन की तुलना की जाए तो विसर्जन विभव क्यूप्रिक आयन का कम होता है। तो विसर्जन विभव का जो फंडा है, मतलब वो क्या मतलब है इसका, मतलब सीधा सीधा यही है कि जिस भी आयन्स का विसर्जन विभव कम होगा वही आयन एनोड पर या कैथोड पर, मतलब एनोड पर ऑक्सीकृत होगा या कैथोड पर अपचयित होगा। तो अब अगला मतलब हमारा एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन जब कराएंगे विद्युत अपघटन तो क्या होगा। तो जल की उपस्थिति में सोडियम क्लोराइड पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड है तो टूट जाएगा Na+ और Cl- के रूप में। इसी के साथ जल का वियोजन भी निम्न प्रकार से होता है। जल का भी आयनन होगा, 2 जल के मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे मिलके, एक हाइड्रोनियम आयन बनेगा और एक हाइड्रॉक्साइड आयन, ये हमको मिलेगा। इसको हम लिख सकते हैं H+ और OH- भी, मतलब हाइड्रोजन आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन के रूप में भी टूटता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन्स। चूँकि क्लोराइड आयन का विसर्जन विभव हाइड्रॉक्साइड, देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि धनायन के रूप में हमको सोडियम आयन भी मिला और हाइड्रोनियम आयन, और ऋणायन के रूप में क्लोराइड आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक हमारा एनोड है और एक कैथोड, और एनोड हमारा धनावेशित है और कैथोड ऋणावेशित होता है। तो अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि मतलब कौन सा आयन, कौन सा ऋणायन एनोड पर जाएगा, क्लोराइड आयन जाएगा या हाइड्रॉक्साइड आयन जाएगा। और यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो गई कैथोड पर कौन सा आयन पहुँचेगा, सोडियम आयन या हाइड्रोनियम आयन। इसमें हमारे सबसे अच्छा मतलब कि क्या बोलते हैं ना, वो सहायता करता है विसर्जन विभव। तो दोनों के विसर्जन विभव की, दोनों ऋणायन के विसर्जन विभव की और दोनों कैटायन के विसर्जन विभव की अगर हम तुलना कर लेंगे तो हमारा ये प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाएगा। तो लिखा है चूँकि क्लोराइड आयन का विसर्जन विभव हाइड्रॉक्साइड आयन से कम है, अतः एनोड पर हाइड्रॉक्साइड आयन के स्थान पर क्लोराइड आयन मुक्त होंगे। इसी प्रकार हाइड्रोनियम आयन का विसर्जन विभव सोडियम आयन से कम है, अतः कैथोड पर हाइड्रोनियम आयन मुक्त होंगे। अब रिएक्शन क्या होगा एनोड पर, एनोड पर क्लोराइड आयन, तो 2 क्लोराइड आयन आपस में मिल करके क्लोरीन गैस देंगे। हमेशा लिखवाए थे कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, -से 0 हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब क्लोराइड से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्लोरीन में कन्वर्ट होगा। तो 1 क्लोरीन से तो क्लोरीन गैस बनेगी नहीं। अगर 1 लेंगे तो हाफ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो हाफ लिखिए, आप पूरा लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो क्लोराइड आयन कन्वर्ट हो गया क्लोरीन गैस में, ऑक्सीकरण हुआ, और हाइड्रोनियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2 वाटर का मॉलिक्यूल्स बनाता है और हाइड्रोजन मुक्त होती है। कहने का मतलब सीधा ये है कि एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो अगर क्वेश्चन आए कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर क्या होता है,
क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है, जबकि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। ठीक है, अतः NaCl के विद्युत अपघटन से एनोड पर क्लोरीन तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। क्लियर। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल है जलीय सोडियम सल्फेट का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। तो सोडियम सल्फेट जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। आयनन के में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद जानते हैं। Na2SO4 तो कन्वर्ट हो जाएगा ना 2Na प्लस SO4 पर 2 माइनस। इसी प्रकार जल भी वियोजित हो जाता है 2H2OH3O प्लस OH माइनस। फिर यहाँ वही भी प्रॉब्लम, वही सेम कंडीशन उत्पन्न होगा। 2 धन आयन है, 2 ऋण आयन है, कौन कहाँ मुक्त होगा। फिर विसर्जन विभव हमारी सहायता करेगा। ये नोड पर जो रिएक्शन होगा, तो अगर हम तुलना करें ना, ये क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन और हाइड्रॉक्साइड आयन, तो हाइड्रॉक्साइड आयन का विसर्जन विभव कम होता है। जिसका विसर्जन विभव कम होगा वही इलेक्ट्रोड पर मुक्त होगा। एनोड पर हमारा 4OH माइनस, ये याद कर लीजिएगा, रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वाटर 4 हाइड्रॉक्साइड आयन का जब हम यूज करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स हमारे वाटर के मिलते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। और हाइड्रोनियम का तो टूटना जानते ही हैं, 2H3O प्लस 2A माइनस 2H2O प्लस H2। सीधा मतलब हो गया, सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों की उपस्थिति में वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। अगर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे और पढ़ाई नहीं किए रहेंगे तो हमारे माइंड में क्या आ गया, सीधा दिख रहा है कि सोडियम धनायन, सल्फेट ऋणायन, तो एक पर सोडियम था तो एक पर सल्फर डाइऑक्साइड बोल सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। तो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि सोडियम सल्फेट आयनित होगा Na प्लस SO4 में, SO4 पर 2 माइनस में, और वाटर भी साथ साथ आयनित होगा H3O प्लस और OH माइनस के रूप में। अब दोनों धनायनों के और दोनों ऋणायनों के विसर्जन विभव की तुलना करेंगे और विसर्जन विभव हमारा तैयार है तो उसके बेस पर हम डिसाइड कर लेंगे कि एनोड पर क्या मिलेगा और कैथोड पर क्या मिलेगा। तो हमेशा 4OH माइनस से हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस, और H3O प्लस से हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अतः Na2SO4 के विद्युत अपघटन से एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। अगला है हमारा जलीय कॉपर सल्फेट का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। अभी आज बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, लगभग समझ गए होंगे टूटेगा कैसे। कॉपर सल्फेट है, Cu+2 SO4 पर 2 माइनस, वाटर का ऐसे अपघटन हो जाएगा, OH माइनस का विसर्जन विभव सल्फेट आयन से कम है, अतः एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर कॉपर। इसलिए कि कॉपर और H3O प्लस की जब तुलना करेंगे तो कॉपर आयन का विसर्जन विभव हाइड्रोनियम आयन से कम होता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो 2H माइनस, एक वाटर मिलेगा ½ O2, ये भी लिख सकते हो। तो हमेशा एनोड पर ये रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीकरण, और ये क्या हो जाएगा, अपक्षय। ठीक है, क्योंकि कॉपर प्लस का विसर्जन विभव H3O प्लस से कम है, अतः कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी तथा कैथोड पर कॉपर धातु निक्षेपित होगा। ठीक है, जलीय कॉपर सल्फेट का कॉपर इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन, थोड़ा इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इलेक्ट्रोड भी उसी धातु का है जिस धातु का हमारा वैद्युत अपघट्ट है, तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोड अगर उसी धातु का हो जिस धातु के वैद्युत अपघट्ट हैं, जैसे कॉपर के साथ कॉपर सल्फेट, तो वे इलेक्ट्रोड सक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। ऐसी स्थिति में विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर धातु मुक्त होगी तथा कैथोड पर एकत्रित होगी। सीधा मतलब एनोड पर धातु मुक्त होगा और कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा। कहने का मतलब एनोड कॉपर प्लस में कन्वर्ट होगा और कैथोड पर कॉपर प्लस कॉपर में कन्वर्ट होगा। सीधा एकदम। कोई भी धातु अगर इलेक्ट्रोड सेम हो गया, जैसे जिस धातु का वैद्युत अपघट्ट है उसी धातु का अगर इलेक्ट्रोड है, तो रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, एनोड पर धातु का ऑक्सीडेशन करा दो और कैथोड पर धातु आयन का अपचयन कराकर फिर वापस कर देंगे। एनोड पर Cu कन्वर्ट हो जाएगा Cu+2 में, ऑक्सीकरण हो गया, कैथोड पर Cu+2 कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। अगर दोनों को हम जोड़ देना तो नेट रिएक्शन हमको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सक्रिय इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन कराने पर विलयन की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड पर ध्यान होना चाहिए। जलीय NaCl का Hg कैथोड पर विद्युत अपघटन, इस स्थिति में निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। NaCl टूटेगा Na+ और Cl- के रूप में
ये तो आप जानते ही हैं, तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद तो एनोड पर क्लोरीन मुक्त हो गया Cl2 और कैथोड पर 2Na+ से 2Na मिला। इलेक्ट्रोड हमारा Hg का लगा हुआ है, ठीक है। NaHg मिल के सोडियम अमलगम बनेगा और सोडियम अमलगम रिएक्शन करेगा ना 2H2O से, तो NaOH + H2 + 2Hg। ये रिएक्शन मतलब साइड रिएक्शन होता है, जो इसलिए स्टार लगा कैथोड पर हाइड्रोजन प्लस की जगह Na+ ही अपचयित होता है। क्यों होता है ऐसा? इसलिए कि हमने इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया है। तो अगर मरकरी इलेक्ट्रोड होगा, अगर मरकरी इलेक्ट्रोड होगा तो कैथोड पर हमको सोडियम मिलेगा। मतलब ये याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। अगर अक्रिय इलेक्ट्रोड जैसे प्लेटिनम है, कैडमियम है, ये इलेक्ट्रोड होंगे तो फिर वही विसर्जन विभव वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। अगर सेम इलेक्ट्रोड है तो एनोड पर धातु मतलब कि क्या बोलते हैं धातु आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, कैथोड पर धातु आयन धातु में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अमलगम है सोडियम क्लोराइड के साथ तो हमारा मतलब एनोड पर तो क्लोरीन होगा ही होगा, लेकिन कैथोड पर सोडियम मुक्त होगा, याद रखिएगा इसको। ये सोडियम अमलगम रिएक्शन करता है जल से, तो NaOH H2 + 2Hg। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है क्या होता है जब सोडियम अमलगम की जल से अभिक्रिया होती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। अब है CH3CONa के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। तोड़ेंगे तो ऐसे होना एसीटेट आयन और सोडियम आयन, एनोड पर एसीटेट आयन। क्यों? यहाँ पे एकदम सब कुछ हमने ख़त्म कर दिया है। मान लीजिए अगर इसको तोड़ें तो ऐसे टूटेगा ना, CH3CO- + Na+, और जनरल हम वाटर को तोड़ दें तो H+, OH-, यही H+ या H3O+ भी लिख सकते हो, या इसकी जगह क्या लिख सकते हो H3O+। ये दोनों प्लस की तुलना करोगे तो हाइड्रोजन क्लियर है। तो कैथोड पर हमको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस, और एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। कोल्बे विधि से एथेन का निर्माण पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, वही है मेथड ये। 2 एसीटेट आयन यूज करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे त्याग करके एथेन गैस बनेगा। एनोड पे एथेन गैस प्राप्त होगी, साथ ही साथ कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी हमको, और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अगला है गलित कैल्शियम हाइड्राइड का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। गलित की बात आ गई। गलित का मतलब जल नहीं है, थोड़ा सा मेल्ट हो गया। सीधा आपको दिख रहा होगा, इस तरह से टूटेगा Ca+2 और 2H-। अब देखो H- है तो एनोड पे मुक्त होगा हाइड्रोजन गैस, और कैथोड पे कैल्शियम धातु निक्षेपित होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कैल्शियम हाइड्राइड के गलित कैल्शियम हाइड्राइड का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, क्यों? तो इसका आंसर आप लोग समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला H2SO4 सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, हाइड्रोजन सल्फेट मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में विद्युत अपघटन। अगर डाइल्यूट H2SO4 हो तो क्या होगा? एक्वस का मतलब वही हुआ, जल की मात्रा ज़्यादा है। तो H2SO4 टूटेगा 2H + HSO4- ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी टूट सकता है। तो क्या ये वाटर कैसे? H3O+ + OH-। यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ भी H+ है, यहाँ भी H+ है, तो हाइड्रोजन तो फिक्स हो गया कैथोड पर, और एनोड पर ऑक्सीजन। एनोड पर 2OH- H2O ½ O2 + इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर 2H+ से 2 इलेक्ट्रॉन H2। तो एनोड पर हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर एनोड पर ऑक्सीजन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। यदि उपरोक्त विद्युत अपघट H2SO4 का अपघटन H2SO4 विलयन को प्लेटिनम 50% मतलब कंसनट्रेशन ज़्यादा साथ H2SO4 हो तो क्या होगा? H2SO4 को प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ अधिक आवेश घनत्व में कराएं तो निम्न अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पे ऐसे नहीं टूटेगा H2SO4, ऐसे टूटेगा हमारा H2SO4। अगर ये कंसनट्रेट है तो ऐसे टूटेगा H+ + HSO4 पर माइनस। जब HSO4- के रूप में टूटेगा तो हमारा ये 2 मॉलिक्यूल HSO4 का मिल करके H2H2O8 बना लेगा प्लस, और सल्फ्यूरिक एसिड पड़े होंगे। ये कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। तो आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से प्रत्येक के लिए वैद्युत अपघटन के प्राप्त उत्पाद का नाम बताइए। इसको सॉल्व करके कमेंट करिएगा। तो लिखा हुआ है कि सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन, पहला क्वेश्चन। प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ सिल्वर नाइट्रेट का जलीय विलयन।
अगला है प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ H2SO4 का तनु विलयन। अगला है प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ के ऊपरी क्लोराइड का जलीय विलयन। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग करिएगा। अब अगला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल पढ़ने जा रहे हैं हम वैद्युत अपघटन से संबंधित, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो माइकल फैराडे ने सन 1834 ईस्वी में वैद्युत अपघट्य में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तथा इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा के बीच मात्रात्मक संबंध स्थापित किया, जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। इस आधार पर फैराडे ने निम्नलिखित 2 नियम दिए। फैराडे नियम का मतलब है कि मान लीजिए अगर हम किसी वैद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो विद्युत धारा की कुछ न कुछ मात्रा होगी ही। मान लीजिए इतने कूलाम का आवेश है, तो उस आवेश के बेस पर कि हम कितना कूलाम का आवेश प्रवाहित करेंगे तो कितनी मात्रा में हमारा विद्युत मतलब कि धातु विद्युत से मतलब कितनी मात्रा की विद्युत से कितने ग्राम हमारा धातु निक्षेपित होगा, इसी के बेस पर फैराडे ने 2 नियम दिया था, जिसमें प्रथम नियम है जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है। याद हो जाना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल पूछता है। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, दोनों नियम या उस पर न्यूमेरिकल। जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों को आक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। ये तो हमारा रूल हो गया, ये हमारा सेंटेंस है, इसको याद रखिएगा। जब किसी विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉनों पर आक्सीकृत अथवा अपचयित होने वाले आयनों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होती है। ठीक है, माना कि पदार्थ के विलयन में Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W है, तो W ग्राम हो तो W समानुपाती Q फैराडे के प्रथम नियम से। तो समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो आ जाएगा ZQ। तो Z क्या होता है, जहाँ Z एक स्थिरांक है, इसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ठीक है, तो पढ़े होंगे ना कि आवेश बराबर विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय, फार्मूला पढ़े होंगे, I इक्वल टू Q/T। ये फार्मूला शायद फर्स्ट 10th में देखे ही होंगे या फर्स्ट ईयर में, या भी पढ़ेंगे, यहाँ भी आएगा आपके सेकेंड ईयर में। मल्टीप्लाई का मतलब आवेश इक्वल टू विद्युत धारा इंटू लगा समय। हम जानते हैं Q इक्वल टू IT होता है, तो W इक्वल टू क्या हो, Z इंटू I इंटू T। अगर I का मान 1 एम्पियर हो और T 1 सेकेंड हो, मतलब दोनों एक हो जाए, तो W और Z आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z। अगर क्वेश्चन आए कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, तो उसकी डिफिनीशन के लिए फार्मूले में हमको I इक्वल टू 1 एम्पियर और T इक्वल टू 1 सेकेंड रख देंगे, तो क्या हो जाएगा परिभाषा, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है, 1 सेकेंड तक। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। एक और चीज़, नया नाम हमको फैराडे नियतांक जानना है। फैराडे नियतांक किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित विद्युत आवेश 1 फैराडे या फैराडे नियतांक कहलाता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर हम बोल दें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na इंटू ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर, तो दोनों का 6.02 इंटू 10⁻23 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं आता है 9000 96,488 इतना आएगा, या 85 के आसपास भी आता है, मतलब कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा। तो इसको हम लगभग मान लेते हैं 96,500 कूलाम। सीधा आप लोग याद रखिएगा, 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम।
एक फैराडे का मान होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे 96,500 कूलाम। फैराडे नियतांक का मान कितना होता है? 96,500 कूलाम। ठीक है, क्या हो जाएगा? 96,500 कूलाम या एक फैराडे विद्युत आवेश की वह मात्रा है जो ई ग्राम 1 ग्राम तुल्यांक आयनों का ऑक्सीकरण या अपचयन करता है। ई ग्राम का मतलब होता है तुल्यांकी भार। ई का मतलब क्या है? तुल्यांकी भार। 1 कूलाम आवेश, अगर 96,500 कूलाम आवेश 96,500 कूलाम आवेश ई ग्राम को निक्षेपित करेगा तो 1 कूलाम आवेश कितने को निक्षेपित करेगा? तो 1 कूलाम आवेश ई अपान 96,500 ग्राम आयन को मुक्त करेगा। इसलिए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई अपान 96,500। जैसे यहाँ पे परिभाषा पढ़े ना, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 कूलाम की धारा प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो W इज इक्वल टू क्यू जेड भी तो होता है। क्यू इक्वल टू अगर हम 1 कूलाम रख दें हमारा W इक्वल टू जेड आएगा कि नहीं आएगा? इसके बेस पर तो डिफिनीशन ये बनेगा, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 कूलाम धारा प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। ऐसे भी हो सकता है। तो इसी के बेस पर 96,500 कूलाम अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ई ग्राम हमारा धातु निक्षेपित होता है। 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करेंगे तो कितना निक्षेपित? ई बटा 96,500 कूलाम। और 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जेड इक्वल टू ई अपान 96,500। तो W इक्वल टू जेड इंटू आई टी फार्मूला होता है। W इक्वल टू जेड की जगह पर ई अपान 96,500 हम यूज कर सकते हैं इसको। इसलिए W इक्वल टू ई इंटू आई टी की जगह पर Q अपान एफ या W अपान ई इक्वल टू Q अपान एफ, ये भी फैराडे का रूल है, नियम है। तो यहाँ भी हम आराम से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 96,500 को एफ भी मानते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको ई इंटू आई इंटू टी अपान 96,500 एफ भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, ये वाला, इस पर भी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। ठीक है, अब हमारा है सेकंड नियम, द्वितीय नियम। यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए, ध्यान से समझिएगा, विद्युत अपघट्य अलग अलग है लेकिन आवेश की मात्रा हमने समान प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, ये ई की बात पूछें कि ई क्या है, तो ई क्या है? वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार। याद रखिएगा इसको, वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार। यदि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। रासायनिक तुल्यांक अलग है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक अलग है। रासायनिक तुल्यांक का मतलब जेड, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मतलब ई, विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मतलब जेड। दोनों में संबंध क्या होता है? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक इक्वल टू रासायनिक तुल्यांक बटा एफ, मतलब 96,500। ये वाला ये संबंध है दोनों के बीच में। जेड को क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ई को क्या बोलते हैं? रासायनिक तुल्यांक। रासायनिक तुल्यांक का मतलब तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार में अगर हम 96,500 से डिवाइड कर दें तो हमको विद्युत रासायनिक तुल्यांक मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? 96,500 का मतलब एफ, सीधा सीधा मतलब जेड इक्वल टू ई अपान एफ होता है। मतलब अगर हम ई में एफ से, फैराडे से डिवाइड कर दें तो जो हमको नया तुल्यांक मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो यहाँ पे क्या लिखा है? भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। डायरेक्ट इसके बेस पर अगर हम फार्मूला लिख दें, यहाँ दोनों नियम एक साथ यूज करके लिख रहे हैं, वैसे आपको लिखना कितना है अभी हम बता रहे हैं। फैराडे के प्रथम नियम से ये फार्मूला होता है, अगर मान लीजिए पहले विद्युत अपघट्य पर W1 निक्षेपित होता है, उसका रासायनिक तुल्यांक 1 है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z1 है, और धारा और समय ये तो समान धारा प्रवाहित कर रहे हैं।
W2 इक्वल टू Z2I/T हो जाएगा, जहाँ Z1 Z2 दोनों पदार्थों के रासायनिक तुल्यांक है, रसायनों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, W1/W2 इक्वल टू Z1I/T हो जाएगा, कुल मिला के Z1/Z2, W/W इक्वल टू Z1/Z2। ये हमारा प्रथम नियम है, तो इससे हमको मतलब नहीं, हम सेकंड पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फैराडे के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम क्या है? W समानुपाती E होता है, तो W1 समानुपाती E1 पहले वैद्युत अपघट्य के लिए, प्रथम वैद्युत अपघट्य विलयन के लिए। ठीक है, इसी तरह ये W2 समानुपाती E2 द्वितीय वैद्युत अपघट्य के विलयन के लिए। अतः अगर दोनों को हटाओगे फिर कांस्टेंट आएगा, उसके बाद से मतलब ये अनुपात आ जाता है दोनों के लिए, W/W2 इक्वल टू E1/E2। दोनों कांस्टेंट होगा कि अगर कट जाएगा तो हमको ओवरऑल ये मिलेगा, W1/W2 इक्वल टू E1/E2। अगर पूछे कि फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए, फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए, तो द्वितीय नियम में हम यही लिखेंगे, यदि विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती हैं, और डायरेक्ट ये वाला रिएक्शन अर्थात W1/W2 इक्वल टू E1/E2। समीकरण 1 और 2 से, ये 2 है, पहला वाला 1 है, प्रथम से जो लाए थे, हो जाएगा Z1/Z2 इक्वल टू E1/E2। यहाँ फैराडे कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं Z इक्वल टू E/96500, तो ये कांस्टेंट है, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा। यहाँ से भी निकालना है तो क्या है? Z समानुपाती E। किसी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके रासायनिक तुल्यांक यानी तुल्यांकीय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ठीक है, एक और आधुनिक परिपाटी के अनुसार तुल्यांकीय द्रव्यमान का उपयोग नहीं किया जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में जितने मोल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है उस आधार पर फैराडे नियम को व्यक्त किया जाता है। किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ के मोलों की संख्या अभिक्रिया में विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉनों के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। याद कर लीजिएगा, मेन अब डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पे आते हैं, उदाहरण पे आएंगे तो बात हमको ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे एग्जाम्पल दिया है, सिल्वर में कन्वर्ट हो गया, Ag प्लस किस में कन्वर्ट हुआ? Ag में। तो कैसे कन्वर्ट होगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो अगर हम इस रिएक्शन को लिखें तो सीधा अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम Ag प्लस E इक्वल टू हमको क्या मिला? Ag। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है, यहाँ 1 है ना, 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब कितना आवेश हो गया? 1F। अतः एक मोल Ag एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश 1F द्वारा निक्षेपित होगा। एक इलेक्ट्रॉन का यूज का मतलब एक फैराडे विद्युत आवेश के द्वारा 1 मोल सिल्वर हमारा निक्षेपित होगा। ये रिएक्शन से पता चल रहा है। अभी आगे और थोड़ा क्लियर होगा। क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पीयर की धारा में 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया जाता है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा? तो थोड़ा सा मतलब इसको डिटेल में समझा रहे हैं, आगे तो और इजी कर देंगे इसको। कॉपर का निक्षेपण निम्न अभिक्रिया के अनुसार होता है। कॉपर आयन है जो Cu+2 के रूप में टूटेगा, कॉपर सल्फेट है तो Cu+2, 2 प्लस को हटाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे विद्युत आवेश, तब हमको मिल रहा है कॉपर। 1 मोल कॉपर का द्रव्यमान उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो 1 मोल कॉपर का द्रव्यमान कितना होगा? 63.5 ग्राम। तो हम कह सकते हैं अतः 1 मोल कॉपर मतलब 63.5 ग्राम को निक्षेपित करने के लिए 2F मतलब 2 × 96,500 कूलम विद्युत की आवश्यकता होती है। इस समीकरण से समझ में आया? नहीं आ रहा है? मान लीजिए कॉपर है, Cu पर +2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसको उदासीन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ रही है? 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 मोल आवेश, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 2 × 1 मोल पर F आवेश होता है, 1 फैराडे, तो 2F हो जाएगा। तो 2F विद्युत आवेश के द्वारा 1 मोल कॉपर निक्षेपित होता है। 1 मोल कॉपर का द्रव्यमान उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो सीधा मतलब हो गया कि 2F आवेश प्रवाहित करने पर 63.5 ग्राम कॉपर निक्षेपित होगा।
अब दिया है Q इक्वल टू आई इंटू टी, समीकरण में I का मान 1.5 दिया है और T का मान हमेशा सेकंड में रखेंगे, तो 10 मिनट है तो 10 × 60 बराबर 900 कूलाम। अब इससे हमको समझ में आ जाना चाहिए कि 2 × 96,500 कूलाम आवेश द्वारा निक्षेपित कॉपर की मात्रा 63.5 ग्राम, तो हम कितना प्रवाहित कर रहे हैं, इसलिए 900 कूलाम आवेश द्वारा निक्षेपित कॉपर की मात्रा बराबर 63.5 × 900 बड़ा 96,500 × 2, कुल मिला के 0.2961 ग्राम। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। अगला देखिए, कितने एम्पियर की विद्युत धारा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 30 मिनट तक प्रवाहित की जाए कि 25 ग्राम चांदी निक्षेपित हो जाए। चांदी का तुल्यांकी भार 107.87 ग्राम है। यही है फैराडे के प्रथम नियम का फार्मूला हम डायरेक्ट यूज करने जा रहे हैं। फैराडे के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि निक्षेपित धातु W इक्वल टू I इंटू टी इंटू ई अपन 96,500। इसी 96,500 को हम F लिख सकते हैं, F। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा उल्टा, I इक्वल टू W इंटू एफ अपन टी इंटू ई। W का मतलब निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, F का मतलब फैराडे कांस्टेंट, T का मतलब कितने समय, मतलब कितने समय तक धारा प्रवाहित करते हैं, और E का मतलब इसका रासायनिक तुल्यांक या तुल्यांकी भार। या W इक्वल टू 25 ग्राम, T बराबर 30 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 × 60, E बराबर 107.87 ग्राम। Ag प्लस से Ag कन्वर्ट होगा, यहाँ F का ही मान रखना है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। F इक्वल टू 96,500, डायरेक्ट मान रख दो, 25 × 96,500, 30 × 60, 107, कुल मिला के आ जाएगा 12.42 एम्पियर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित की गई, तो फर्स्ट पूछ रहा है कि कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा क्या होगी। दूसरा पूछ रहा है कि निक्षेपित कॉपर में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कॉपर का तुल्यांकी भार 31.7 है। फैराडे के प्रथम नियम से हम जानते हैं W इक्वल टू I इंटू टी इंटू ई अपन एफ, सब कुछ दिया है, लिख दो। I इक्वल टू 0.5, T इक्वल टू 20 मिनट, 20 × 60 1200 सेकेंड, E बराबर 31.7, F बराबर 96,500 तथा निक्षेपित कॉपर की मात्रा W इक्वल टू डायरेक्ट मान रखेंगे, आ जाएगा 0.197 ग्राम। अब कॉपर का द्रव्यमान पता चल गया तो कॉपर के मोलों की संख्या कैलकुलेट कर देंगे। मोलों की संख्या मतलब कॉपर का द्रव्यमान बटा कॉपर का परमाणु भार, कॉपर का भार बटा कॉपर का परमाणु भार, यानी इक्वल टू 0.197 अपन 63.4 जितना भी आए। अतः कॉपर के परमाणुओं की संख्या N इंटू N, मोलों की संख्या गुणे एवोगाड्रो संख्या 0.197 अपन 63.4 गुणे 6.023 इंटू 10⁻23। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.87 इंटू 10⁻21 परमाणु। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक निश्चित समय में 0.35 ग्राम कॉपर तथा 1.188 ग्राम Ag एकत्रित हुआ। यदि सिल्वर का तुल्यांकी भार 107.9 हो तो कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट फैराडे का सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। फैराडे के द्वितीय नियम से हम जानते हैं सिल्वर का भार बटा कॉपर का भार बराबर सिल्वर का तुल्यांकी भार बटा कॉपर का तुल्यांकी भार, मान रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 31.8। अब यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। 1 मोल Cu+2 को कॉपर में परिवर्तित करने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगी। आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। 1 मोल H2O का O2 में ऑक्सीकरण करने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। 5 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 विलयन में 200 सेकंड तक प्रवाहित करने पर कितने इलेक्ट्रॉन गतिमान होंगे। अगला क्वेश्चन है, गलित NaCl में 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 15 मिनट तक प्रवाहित करने पर कितने ग्राम क्लोरीन प्राप्त होगी। सारे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। 1 मोल एल्युमिनियम आयन को एल्युमिनियम में, 1 मोल परमैंगनेट आयन को मैग्नीज 2 में +2 में। अगला क्वेश्चन है, निकिल नाइट्रेट के 1 विलयन में प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के बीच 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए 20 मिनट तक वैद्युत अपघटन किया गया। निकिल की कितनी मात्रा कैथोड पर निक्षेपित होगी। निकिल का परमाणु भार 58.7 है।
अगर आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तुल्यांकी बार में। निकिल पर जो आवेश आएगा ना, उसमें अगर 2 से हम डिवाइड कर दें तो हमारा क्या बोलते हैं वो निकल जाएगा तुल्यांकी बार। ठीक है, बस इतना ही, बाकी कर लीजिएगा सॉल्व। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पढ़ के सॉल्व करेंगे। और कंप्लीट वीडियो देख के समझ के पढ़िए, सिर्फ नोट्स बनाने से काम नहीं चलेगा। नोट्स बनाने के मतलब हमारे पास तो ऑलरेडी बना बनाया नोट्स है, बुक है, बुक से पढ़ लेंगे, देख के कुछ होने वाला नहीं है। समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, तब जाके कहीं कुछ हल्का फुल्का समझ में आएगा। सिलेबस तो कम होने जा रहा है कि 30% कम हो जाएगा, 20% कम हो जाएगा, लेकिन आगे कंपटीशन में हमारा मतलब कि टॉपिक कम होने वाला नहीं है। इसलिए जानकारी तो हमको सबकी होनी चाहिए, लेकिन ना ही नीट में कम होने जा रहा है और ना ही क्या बोलते हैं IIT में कम होने जा रहा है। तो कहीं कम नहीं होगा, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई सिलेबस कम होने वाला नहीं है। आपकी सुविधा के लिए कि इतने दिन पढ़ाई नहीं हुई है, इस बेस पर सिलेबस कम होगा कि कम पढ़ के एग्ज़ाम देंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन तैयारी तो हमारी पूरी चाहिए, इसलिए कि आगे हमको पढ़ना है, सिर्फ इंटर पढ़ के छोड़ना तो है नहीं। अगली पढ़ाई जारी रखने के लिए हमको पूरा पढ़िए कंप्लीट, फिर जो होगा आगे देखा जाएगा। ओके, थैंक यू।